दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में एनसीईआरटी साइंस में जो अपना चैप्टर है वह है 11th चैप्टर, जिसका टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है टॉपिक डियर स्टूडेंट्स? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अर्थात हम लोग अपनी आंखों से विभिन्न प्रकार के रंग देखते हैं और उन रंगों में विभेद भी करना जानते हैं। दोस्तों यह क्लास सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है, डी ट्रिपल एस बी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आर ओ ए आर ओ पी सी एस 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 सी सी जी एल, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, यह क्लास इम्पोर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में लेंस के बारे में बताया था, कैसे लेंस का उपयोग किया जाता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल भी करते हैं और किन किन चीज़ों में भी प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको पिछले चैप्टर में दी थी। देखिए दोस्तों, आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात किस किस साइज के होते हैं और उत्तल लेंस या अवतल लेंस से सारा कैसे कैसे वेरीफाई करें, सब कुछ मैंने आपको बताया है। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है? चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। दोस्तों पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में भी पढ़ा था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में प्रक्षेपित होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। अर्थात दोस्तों इन सब के अलावा भी हम पढ़ेंगे तारे कैसे टिमटिमाते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक अपना है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। यह एक मनुष्य का अभिन्न अंग होता है, या यूं कहें जितने भी पृथ्वी पर पशु हैं, जीव जंतु हैं, सभी में आंखें पाई जाती हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग ह्यूमन आई की। तो आंख से हम लोग विभिन्न प्रकार के रंग देखते हैं, सभी प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और उनमें अंतर भी समझ पाते हैं। कैसा भी हो, लाल हो, पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, काला हो, बैंगनी हो, जितने भी रंग होते हैं सभी रंगों में भेद करने की क्षमता आपके आंखों में होती है। आइए दोस्तों, अब देखते यहाँ से स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। देखिए दोस्तों, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप आंख बंद करें तो उनकी गंध से, स्वाद से और उनके द्वारा जो ध्वनि निकल रही है, जो वह ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, और उनको छू कर हम पता कर लेते हैं ये वस्तु कौन सी है या कैसी है। क्योंकि कभी ना कभी उस वस्तु को हमने पिछली अपनी लाइफ में उसको देखा होता है। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। इस बात को दोस्तों आप लोग अवश्य याद रखें। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता, अर्थात आंखों में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया
इंग्लिश में और हिंदी में इसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। और अभी आपको हम चित्र 11.1 दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपकी आंख का चित्र रहा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मानव नेत्र देखिए दोस्तों, इसमें ये जो भाग है इसे दृक् तंत्रिका कहते हैं और ये जो भाग है इसे दृष्ट पटल कहते हैं। पक्षाभी देखिए आंख के ऊपर और निचले हिस्से में होते हैं, इनको पक्षमावी पेशियां कहते हैं। क्रिस्टली भाग क्या होता है दोस्तों? ये आंख का अंदर वाला भाग होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। नेत्र वाला देखिए नेत्रोध, नेत्र उद या नेत्रोध भी इसे कहते हैं। पुतली देखिए दोस्तों, जिसे ऐसे से घुमाया जाता है। परितारिका, स्वच्छ मंडल, यह दोस्तों अभी होता है। इसी से क्या करता, प्रकाश आंख के अंदर एंट्री करता और उसके बाद हम प्रकाश में जितने भी रंग दिखाई पड़ रहे होते हैं सभी को हम लोग वेरीफाई अर्थात उनमें अंतर समझ पाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, अर्थात प्रकाश की जरूरत होती है। किसी भी आप अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को देखना असंभव है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो नेत्र गोलक की आकृति तो गोलाकार है, बट इसका जो व्यास होता वह क्या होता, डायमीटर कितना होता? तो आप कह सकते 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की बात करें, जो प्रकाश की पड़ने वाली अधिकतर किरणें जो होती हैं वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती हैं। क्रिस्टली लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अवनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए अवनेत्र लेंस के बारे में तो आप कह सकते हैं अवनेत्र लेंस क्या करता है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति होने पर अर्थात जलने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा देख सकें। अर्थात आंखों में प्रकाश पड़ता है, इसका ब्रेन से फटाफट मैसेज आता है कि यह वस्तु ऐसी है, इसका आकार गोल, लंबा, चौड़ा, पतला जैसा भी है, जो भी रंग है, चाहे वह लाल हो, पीला हो, हरा हो, गुलाबी हो, काला हो, जैसा भी रंग हो, सारे के सारे रंग वेरीफाई अर्थात पहचान कर लिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें, ये येलो बॉक्स में देखते हैं क्या दिया गया है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग की क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं से दृष्टि प्रकारों में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अवनेत्र लेंस, नेत्रों तथा कशाभ द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। यह दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। देखिए, दृक् तंत्रिका का कार्य होता है, जैसे हमने किसी वस्तु को देखा तो उसकी छवि या प्रकाश अपनी आंखों पर पड़ी, उस आंख में जैसे ही पड़ती है उस मैसेज को जिस माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है, जिस माध्यम से दिमाग में पहुंचाया जाता है, उसे दृक् तंत्रिका कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब
आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। दोस्तों, यह क्या है? आप एकदम उजाले में खड़े, एकदम अंधेरे में जाएं। जब एकदम अंधेरे में जाएंगे आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगा। बट जब आप 1 से 2 मिनट तक टाइम देंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई पड़ने लगेगा थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों, आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती। देखिए, रोल क्या है परितारिका? जब आप उजाले में हैं तो परितारिका सिकुड़ी हुई है। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, आप एक छोटी सी बात समझें। जब आप अधिक उजाले में होते हैं तो आपकी जो पुतली होती है वो छोटी होती है आंख की। जब आप अंधेरे में जाते हैं तो क्या होती है? वो फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। अब दोस्तों, अपने पास जो अगला टॉपिक है वह है समंजन क्षमता। देखिए दोस्तों, समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अवनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो सकती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ हो जाते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अवनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अवनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए, अवनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन कहलाती है। क्या? बस यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है, वही समंजन कहलाती है। तथापि अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। अर्थात इसका भी एक फिक्स होता है कि इतनी दूरी पर यह रहेगी। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, सीधी बात समझें। आप किसी बुक को लें, एकदम अपनी आंख के पास लाएं, लगभग 1-2 सेंटीमीटर ही आंख से दूर रखें, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसी जगह आंख से आप थोड़ा दूर ले जाएंगे, आराम से उसको आप पढ़ पाएंगे। और एग्जैक्ट जो दूरी होती सुस्पष्ट देखने के लिए वह होती दोस्तों 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। देखिए, 25 सेंटीमीटर तक आराम से आप पढ़ सकते हैं, पर लेकिन अधिक दूर रखेंगे तो शब्दों को या अंकों को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी। देखिए दोस्तों, इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। क्या? जो 25 सेंटीमीटर तक क्लियर होता है। देखिए, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इंग्लिश में से कैटरैक्ट भी कहते हैं, कैटारेक्ट भी इसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मोतियाबिंद सभी लोग जानते हैं। जो पुतली होती है उस पर क्या होता है? सफ़ेद सफ़ेद सी परत चढ़ जाती है और इसी का ऑपरेशन होता है। तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है।
मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ें कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है। आइए दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं ये क्या है। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानो कि एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 अंश होता है। अर्थात आंख इस तरीके से देख सकती, इतनी आंख जा सकती है 1 अंश से लेकर 150 अंश तक, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 अंश तक जाता है। 180 अंश का मतलब होता है एकदम सीधी रेखा। अर्थात अपने चेहरे के दाएं बाएं दोनों तरफ आप एक सीधी रेखा में देख सकते, दाएं से बाएं तक दोनों आंखों से। अगर बट आप एक आंख से देखना चाहेंगे तो 150 अंश तक ही देख पाएंगे। अब लोग दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अहम टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। देखिए दोस्तों, आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि बच्चे छोटे छोटे से हैं उनको भी चश्मे लग जाते हैं। उनकी जो आंखें हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वीडियो गेम्स भी हो सकते हैं, सेलफोन भी हो सकता, वीकनेस भी हो सकती है, पर्याप्त या संतुलित भोजन ना मिलने की वजह, ये विभिन्न प्रकार के रीजन हो सकते हैं, या जेनेटिक भी हो सकता है, या स्टडी का प्रेशर हो। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कम एज के बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। तो अपना टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ये दोस्तों निकट दृष्टि दोष रहा, इंग्लिश में इसको मायोपिया कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। इंग्लिश में हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। और जरा दूरदृष्टिता, क्या कहेंगे इसको? जरा दूरदृष्टिता, इसको इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा जो होता है वह जरा दूरदृष्टिता होता है, जिसको इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब एक एक पर इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने है निकट दृष्टि दोष। क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को आप लोग समझें। देखिए, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो क्या होती है दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं, पहले पढ़ लीजिए। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता, नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त को कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता, परंतु दूर की रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट मतलब पास की वस्तु देख सकता है, बट दूर की वस्तु वह नहीं देख पाता है। इसको निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में तो इसे माइपिया कहते हैं, बट निकट दृष्टि दोष की एक बेहतरीन पहचान यह है कि निकट की वस्तु तो आप देख लोगे, पास की वस्तु देख सकते हो, बट डियर स्टूडेंट्स आप दूर की वस्तु उसमें साफ नहीं देख सकते हो। इसी को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया भी कहते हैं। अब इसमें देखो, ए नंबर चित्र दिया गया है, ये देखिए, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ये देखिए किस तरीके से यहां पर बन रहा है। अब निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र देखिए इस तरीके से है। और इसी में चित्र आपको जो तीनों दिए गए हैं, सी नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष का संशोधन अर्थात लेंस का
चश्मे का उपयोग किया जाता है, फिर सब कुछ क्लियर होता है। निकट दृष्टि दोष में डियर स्टूडेंट्स अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस। निकट, अवतल, निकट जब आप लिखेंगे तो उसमें आ का उच्चारण का के बाद होता है, तो ये चीज दर्शाता है, ये ट्रिक है छोटी सी डियर स्टूडेंट्स, कि निकट, अवतल, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इसके संशोधन के लिए, ताकि जो उसकी आंख की पावर है, कमजोर हो गई रोशनी, वो मेंटेन हो सके। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है? दृष्टिपटल के सामने बनता है। तीनों के तीनों चित्र अभी आपको दिखाए थे, फिर से आप इनको एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चित्र आप सी भी देख सकते हैं यहां से दोस्तों, ये देखिए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से प्रभावित है, अर्थात उसे हाइपरमेट्रोपिया है। देखिए जैसा कि इसमें लिखा है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है तो वह 25 सेंटीमीटर से कम अगर किसी 25 सेंटीमीटर की कम दूरी पर रखी हुई वस्तु या किताब को नहीं पढ़ सकता है। इससे दूर रखेंगे तब वो पढ़ पाएगा। और दोस्तों ये देखिए चित्र भी आपको दिए गए इसमें, यहाँ से आप देख सकते हैं। ए नंबर दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु आप देख पा रहे हैं। बी में है दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र। अब इसमें संशोधन है। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, तो अब बचा उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे 3 नंबर, जिसको जरा दृष्टिता दूरदृष्टिता कहते हैं। देखेंगे ये जरा दूरदृष्टिता क्या है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। देखिए फिर से समझें। देखिए आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। 60, 65, 70 साल की जब एज होती है तो देखने की जो क्षमता है वह कम होने लगती है। सोचने समझने की भी क्षमता कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट
बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई मिलती है, अर्थात पास की वस्तुएं नहीं देख पाते। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ये पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? जो दो फोकस बनाते ऐसे लेंसों की जरूरत होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। जो ऊपरी भाग होगा वह अवतल लेंस होगा, जो निचली हिस्सा होगा वह उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होगा। जो अवतल लेंस होगा वह क्या करेगा? दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होगा। और जो उत्तल लेंस होता है, निचला वाला हिस्सा, ये पास की वस्तुओं को अच्छे से देखने में सहायक होता है। आजकल स्पर्श संस्पर्श लेंस, जिसको कॉन्टेक्ट लेंस कहते हैं, एक पुतली के ऊपर उसी नाप का लेंस लगा दिया जाता है। इससे सरल हस्तशिल्प द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। कुछ प्रश्न है दोस्तों, इनको आप स्वयं पढ़ें और करें। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप अध्ययन कर चुके, अर्थात आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसा कि कांच के स्लैब में होता है। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्वों में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगी? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके रहते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं दोस्तों। और इससे कलर कितने बनते हैं? विबग्योर वायलेट बनता है, इंडिगो बनता है, ब्लू बनता है, ग्रीन बनता है, येलो बनता है, ऑरेंज बनता है और रेड बनता है। इतने कलर इससे बनते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रिज्म में कितने कलर बनते हैं। देखिए फिर से आपको बता दें। देखिए इसमें विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, इतने कलर्स इसमें बनते हैं। अब अगला टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। क्या देखना है दोस्तों? देखिए आपने किसी इंद्रधनुष में भव वर्णों को देखा होगा और सराहा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। आइए दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप भी करते हैं। ये रहा आपके सामने क्रियाकलाप 11.2। इस क्रियाकलाप का मात्र एक उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट है, गत्ते की एक मोटी शीट लेते हैं और इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिरी बनाइए। पतली झिरी पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। इससे श्वेत प्रकाश का एक पतला पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। आप कांच का एक प्रिज्म लीजिए। चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार जो ऊपर था दोस्तों, झिरी से प्रकाश को इसके एक फलक पर जाने दीजिए और डालिए। प्रिज्म को धीरे धीरे से इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर दिखाई देने लगे। आप क्या देखते हैं? आप वर्णों की एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? संभवतः प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है? दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम है। देखिए अब आपको रंग दिखा देते हैं। जो अभी मैंने आपको बताए थे ये रहे वायलेट अर्थात बैगनी, इंडिगो अर्थात जामुनी,
ब्लू मतलब नीला, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज तथा रेड। ये कलर दोस्तों रहे, इनको आप समझ सकते हैं। और दोस्तों ये अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी विबग्योर, इससे आप पता कर सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इतनी ये प्रिज्म से कलर आप देख सकते हैं। चित्र 11.5 कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, और इसे आप समझ सकते हैं। देखिए आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके साथ अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, अर्थात कहने का मतलब है जो रेड कलर होता है दोस्तों, उसमें एक विशेषता पाई जाती है कि वो फैलता कम है। क्या होता है दोस्तों? फैलता कम है, जबकि जो बैगनी है वह सबसे अधिक झुकता है, अर्थात ये सबसे अधिक फैलता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक दूसरा सामान्य प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था, अर्थात बहुत सारी चीजें उन्होंने इसके बारे में बताई थी, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने चित्र 11.6 की भांति एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत होकर, अब पहले आपको 11.6 दिखा दें। यह दोस्तों रहा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। क्या है दोस्तों? ये देखिए श्वेत प्रकाश पर्दा है, श्वेत प्रकाश ये इस तरीके से काम अपना कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इंद्रधनुष देखा है, बरसात के समय में अक्सर देखा होगा। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, चित्र 11.7 में आकाश में इंद्रधनुष। कहाँ? आकाश में दोस्तों इंद्रधनुष आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए वर्षा की बूंदों के साथ ये सब होता है, सूर्य प्रकाश, वर्षा की बूंद और रिफ्लेक्शन, इसके बाद इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, जैसा कि चित्र 11.7 में अभी आपने देखा है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। चित्र अभी 11.18 देखेंगे। प्रकाश के प्रक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ये दोस्तों चित्र रहा इंद्रधनुष का बनना, वर्षा की बूंदें, सूर्य का प्रकाश। ये देखिए वर्षा की बूंदें, सूर्य का प्रकाश, और ये इंद्रधनुष इस तरीके से बनता है। और हम सभी लोगों ने इंद्रधनुष दोस्तों बरसात के मौसम में देखा होगा। देखिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है, पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मी विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पूरी ऊष्मा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, इसलिए ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए दोस्तों गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती। कहने का मतलब है दोस्तों, जब वायु गर्म होती तो वह ऊपर उठती है,
इसीलिए वातावरण वहाँ का गर्म कर देती है। इस प्रकार ये अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना वृहद स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है। आइए देखें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना किसका दोस्तों? तारे हम सभी लोगों ने आसमां में टिमटिमाते हुए देखे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक दोस्तों पढ़ते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ही पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्या होता है दोस्तों? तारे की जो वास्तविक स्थिति होती है उससे ये अलग कुछ प्रतीत होते हैं। क्षितिज के निकट देखने पर, जैसा कि चित्र 11.9 में, कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अलावा, जैसा कि ऐसी ही परिस्थितियों में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की ये आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर है, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता, कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। पहले आप चित्र देखें 11.9, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति। अगर आपसे पूछा जाए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों चमकते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन के कारण ही तारे चमकते हैं। ये देखिए तारे की आभासी स्थिति, तारे का किरण का मार्ग, ये देखिए बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। बस इतनी सी बात है दोस्तों, याद रखें। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित होगा। अब एक सीधी सी बात समझे कि जो ग्रह हैं वह नहीं टिमटिमाते हैं और तारे टिमटिमाते हैं, तो कारण है अपवर्तनांक या अपवर्तन। देखिए अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त अर्थात सूर्योदय सुबह होता है, उसके पहले क्या स्थिति होती है? रेड कलर का सूर्य दिखाई पड़ता उगने से पहले। सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है रेड, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई पड़ता है। अपवर्तन के कारण तारे भी चमक रहे थे और सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई पड़ रहा था 2 मिनट पहले रेड कलर का, वह भी अपवर्तन के कारण। जब सूर्यास्त हो गया, सूर्य डूब गया, उसके बाद भी 2 मिनट तक सूर्य रेड कलर का दिखाई पड़ा अपवर्तन के कारण। ये जो मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, सारी की सारी अपवर्तन के कारण होती हैं दोस्तों। इसको आप लोग जरूर याद रखें। ये देखिए दोस्तों चित्र 11.10 वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर प्रभाव। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए सूर्योदय जो होता है उसके 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई पड़ता है रेड कलर का अपवर्तन के कारण। जब सूर्य डूब जाए, सूर्यास्त हो जाए, 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या देखेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे। देखिए प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें
प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताब दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में विषय में अध्ययन किया होगा। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य होता है। अर्थात आप सीधी बात समझे, जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती वो प्रकाश से रिलेटेड ही होती हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें माध्यम की जरूरत होती, उस माध्यम को प्रकाश कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। इसको इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। देखो, आप एक रूम में रहते हो, ठीक है। आपने क्या किया, वो रूम बंद कर लिया, उसमें एक हल्का सा छिद्र है, उससे सूर्य प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? सूर्य प्रकाश आ रहा है। जब वह किरण आएगी, उसमें आपको कुछ कण मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे, झूलते हुए दिखाई पड़ेंगे उस सूर्य प्रकाश की किरण में। इसी को ही टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए दोस्तों, 9th में मैंने आपको पढ़ाया भी है। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। सभी लोगों ने देखा होगा कि एक बंद कमरे में हल्का सा सूर्य का प्रकाश आए, उसमें कण मूव करते हुए देखेंगे। इस पूरी क्रिया को टिंडल प्रभाव या इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बहुत अहम टॉपिक है कि हम सबको आकाश कैसा है? नीला दिखाई पड़ता। अब बात है क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। देखिए, पहले भी दोस्तों मैंने बताई थी, इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखो। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु की सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। देखिए, अगर आप स्पेस से अंतरिक्ष से उसको देखेंगे, किसको दोस्तों? आकाश को, तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा? वह ब्लैक दिखाई पड़ेगा। बट आप डायरेक्ट पृथ्वी से देख रहे हैं तो वह ब्लू दिखाई पड़ता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना होता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट दोस्तों नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत सिग्नल पर प्रकाश लाल रंग का होता है। मैंने अभी बताया था, जो रेड कलर होता है उसकी जो किरणें होती है वो फैलती कम है, वो एक सीधे डायरेक्शन में जाती, इसलिए
खतरे के निशान के तौर पर रेड कलर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी लाल रंग का दिखलाई देता है। अब लोग देखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्या आपने सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य को देखा है? क्या आपने सोचा कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ क्यों प्रतीत होता? अर्थात जिस कलर का अपना ब्लड होता है, उसी कलर का सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई पड़ता, सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता। ऐसा क्यों? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। देखिए दोस्तों, एक चित्र है 11.11 कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रक्षेपण करने के लिए एक प्रबंध, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्वयं पढ़ें और इसको आप समझ सकते हैं। अब एक चित्र है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत हो रहा है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। किस कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण यह प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब होता है जिस कलर का रक्त होता है वैसा यह प्रतीत होता है। 2 मिनट पहले। अब वक्त आ गया दोस्तों कि अब तक आपने इसमें क्या सीखा और क्या पढ़ा है। देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, यहां से देखेंगे, वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर। अर्थात आपको अच्छे से पढ़ना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा आँख के पास लाएंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, दूर ले जाएंगे तब भी आप कोई भी बुक रीड नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दृष्टि के समान अपवर्तक दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें मैंने बताया था अवतल लेंस का प्रयोग करते। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज करते? उत्तल लेंस का उपयोग करते। जरा दूर दृष्टि, इसमें दोनों लक्षण पाए जाते। निकट दृष्टि दोष, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है और को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनते हैं, को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। वृद्धावस्था में, पहले इसी में चल रहे थे, वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है घट जाती है। अब देखिए, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त में क्या होता है? रक्ताभ जैसा प्रतीत होता है। अर्थात इस रंग का प्रतीत होता है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करें और फटाफट उसका आंसर लें। दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।